मैं एक सरकारी कार्यालय में काम करती थी। गोरा रंग, गोल चेहरा, मोटी मोटी आंखें और गदराई बदन। खूबसूरती मेरे अंग अंग से टपकती थी। कार्यालय के साथी कर्मचारी मेरे संपर्क को तरसते थे। गाने और शायरी का मुझे बेहद शौक था। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। मेरी दो बहनें और एक भाई थे। पिता का साया मुझ पर से उठ गया था। एक बहन और भाई का विवाह हो चुका था और वह अपने परिवार में मस्त थे। विधवा माँ और 10 वर्ष की छोटी बहन लता के जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी थी। मेरी माँ को अपने घर से विशेष लगाव था। वह किसी भी शर्त पर घर छोड़ना नहीं चाहती थी। उनकी गुजारे के लिए मेरे पिता काफ़ी रुपया पैसा छोड़ गए थे। मेरे सामने समस्या लता की पढ़ाई की थी। मेरी इच्छा थी कि वह अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करे। मैं उसे अच्छे स्कूल में डालना चाहती थी, जो वहाँ नहीं था। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी माँ को रजामंद कर लिया और मैं लता को मुंबई ले आई। मैं लता से बेहद प्यार करती थी। लता को भी मुझसे बहुत प्यार था। अनुज अपने माँ बाप की एकलौती संतान था। अनुज को पहले फिल्म में हीरो बनने का शौक था। वह मुंबई गया पर वहाँ सफल न हो सका और पेंटिंग का शौक हुआ, परंतु इसमें भी सफलता नहीं मिली। उसके पिता ने काफ़ी समझाया पर वह कुछ ना समझा। गुस्से में उसे घर छोड़ दिया। मुंबई में एक छोटी सी नौकरी कर ली। कुछ दिन के बाद वह भी छोड़ दी। फिर शायरी और पत्रकारिता के चक्कर में पड़ गया। ना कोई खाने का ठिकाना, ना कोई रहने का बंदोबस्त। यार दोस्तों के सहारे किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। शरीर डील डोल से आकर्षण था। खानदानी तहजीब और बोलने का लहजा हर किसी को मोह लेता था। और फिर एक दिन उसे मुझसे मिलने का मौका मिला। एक इंटरव्यू लेने के सिलसिले में वह मेरे कार्यालय में आया। मेरे कमरे में घुसते ही उसने जैसे ही मुझको देखा, उसके तन बदन में सनसनी सी फैल गई। कुछ देर के लिए वह मुझे खड़ा खड़ा देखता रहा। इससे पहले कि वह कुछ कहे, मैंने उससे सामने वाली कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं भी उसकी तहजीब और बोलने के अंदाज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। इंटरव्यू का कार्य खत्म हुआ और मुझसे फिर मिलने की इजाज़त लेकर अनुज वहाँ से चला गया। अनुज के वहाँ से चले जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक कुछ सोच में पड़ गई। यह पहला मौका था जब किसी के व्यक्तित्व ने मुझे प्रभावित किया था। कल्पनाओं के समुंदर में मैं थोड़ी देर के लिए डूब गई और फिर मैं अपने आप को झटक लिया और अपने काम में लग गई। ज़्यादा देर तक मेरा काम में मन नहीं लगा। आधे दिन की छुट्टी लेकर मैं घर चली गई। अनुज और मेरे परस्पर मिलने का सिलसिला जारी रहा। कुछ दिन कार्यालय में औपचारिक मिलन के बाद कॉफ़ी पीने का कार्यक्रम बनने लगे। मैंने ना चाहकर भी हाँ कर दी। लता के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए मैं भी अनुज से मिलने के लिए और उससे बातचीत करने के लिए लालायित रहने लगी। हम दोनों को इस प्रकार मिलते हुए 1 साल हो गया। प्यार की पवित्रता और मनों की भावनाओं पर हम दोनों का ही नियंत्रण था। परस्पर हम एक दूसरे के व्यवहार, आदतों और इच्छाओं को पहचानने लगे थे। एक दिन अनुज ने मेरे सामने हिचकते हिचकते विवाह का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर मैं एकदम बौखला उठी। मैं परस्पर मिलने से आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। यह सुनकर मैं उठी और ना कहकर चली गई। घर जाकर मैं अपने कमरे में काफ़ी देर तक रोती रही। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं ज़िंदगी के किस दौर से गुजर रही हूँ। मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, कुछ सोच नहीं पा रही थी। इस घटना का अनुज पर बहुत बुरा असर पड़ा। वह मेरी ना को सुनकर तिलमिला उठा। वह गुमसुम रहने लगा। खाने का कोई उसे होश ना रहा। उसने मुझसे मिलना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरे इस व्यवहार ने उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई। इधर मेरी हालत भी ठीक ना थी। लता के प्रति अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए मैं अनुज को ना तो कह बैठी, परंतु मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कमी महसूस करने लगी। अनुज के संपर्क ने थोड़े समय के लिए जो खुशी ला दी थी, वह लगभग ख़त्म हो गई थी। मैं खोई खोई सी रहने लगी। रात को करवट बदलती और अंगड़ाइयाँ लेती, परंतु नींद न आती। मैंने सोने के लिए नींद की गोलियां का सहारा लेना शुरू किया। चेहरे की रौनक और शरीर की स्फूर्ति पर असर पड़ने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मैं सोच में डूबी रहती कि लता की परवरिश कैसे हो। यदि मैंने शादी कर लिया तो लता का क्या होगा। अनुज की सेहत पर असर पड़ने लगा था। खाने की लापरवाही से उसके शरीर में और कई बीमारियां पैदा होने लगी। अनुज इस मानसिक आघात को चुपचाप सहे जा रहा था। धीरे धीरे मुझको अनुज की इस हालत का पता चला तो मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं कोई अप्रिय घटना न घट जाए।
मैं अनुज से मिलने के लिए तड़पने लगी। एक दिन हिम्मत करके मैं उसके घर गई। अनुज की हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अनुज ने फीकी हंसी से मेरा स्वागत किया। कुछ शिकायतों के बाद फिर से मिलना जुलना शुरू हो गया। अब जब अनुज ने मुझसे प्रार्थना की तो मुझसे रहा ना गया और मैंने हाँ कर दी। शादी हो गई। मैं और अनुज दोनों ही मज़े में रहने लगे। हर दम हर पल हम साथ साथ रहते, आनंद उठाते। 5 वर्ष देखते ही देखते बीत गया और लता भी अब जवान हो गई थी। उसने अच्छी तरह पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी करने लगी थी। मैंने लता को हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा था। शादी से पहले मैंने और अनुज ने आपस में फैसला किया था कि जब लता की शादी नहीं हो जाती तब तक वह हमारे साथ रहेगी। अनुज ने उसे बेटी के समान मानने का वचन मुझको दिया था। मैंने कभी अपनी संतान के बारे में सोचा भी नहीं था। मैं तो लता को ही अपनी आशा और अपने जीवन का लक्ष्य समझती थी। अनुज कुछ दिनों के बाद उदास रहने लगा। यद्यपि लता से वह बहुत प्यार करता था, परंतु उसे अपने संतान की लालसा होने लगी। वह मुझसे केवल एक बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगा। ना जाने क्यों मैं माँ बनने से बचना चाहती थी, परंतु अनुज के प्यार ने मुझे माँ बनने पर मजबूर कर दिया। फिर साल भर बाद मेरी कोख से एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया। प्यार से हमने उसका नाम अदिति रखा। मैं और अनुज अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश थे। अदिति ने हमारी खुशियों को और बढ़ा दिया था। कार्यालय की ओर से मुझको भोपाल भेजने का प्रस्ताव था। मैं बहुत प्रसन्न हुई, परंतु बार बार मुझे यही चिंता सताती कि लता के रहने की व्यवस्था क्या की जाए। मैंने लता के सामने इस समस्या को रखा। उसने आश्वासन दिया कि वह लता की चिंता ना करें, वह उसका पूरा ध्यान रखेगा। इन शब्दों से अस्वस्थ होकर मैं भोपाल के लिए रवाना हो गई। मैं 1 साल तक भोपाल में रही और जब वापस मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरी तो अनुज और लता ने मेरा स्वागत किया। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि अनुज कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। वह अब पहले की तरह खुले दिल से बात नहीं करता था। उसके व्यवहार में मुझे रूखापन नजर आने लगा। उधर लता भी अब मुझसे आंख मिलाने में कतराने लगी थी। मुझको काफ़ी दिन तक इस बात पर कोई ध्यान नहीं हुआ, परंतु इन हरकतों से मैं कुछ असमंजस में पड़ गई। अनुज को अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। अब वह मेरे साथ बाहर पार्टियों में भी ना जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता। वह ज़्यादा से ज़्यादा समय तक लता के साथ बातें करता। एक दिन मुझको कार्यालय में देर तक रुकना पड़ा। जब मैं रात को अपने घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला था। मैं बिना खटखटाए ही अंदर चली आई। वहाँ मैंने जो देखा तो एकदम चौंक गई। लता का सिर अनुज की गोद में और अनुज के ओंठ लता के ओंठों से सटे हुए थे। मुझको अचानक आमने सामने देखकर वे एकदम हड़बड़ा कर उठ गए। उन्हें तब ध्यान आया कि वे अपनी प्रेम कला में इतने व्यस्त थे कि उन्हें दरवाज़ा बंद करना भी याद न रहा। मुझ पर इस हादसे का बहुत बुरा असर पड़ा। मैं एकदम गुमसुम और चुप रहने लगी। अनुज और लता भी मुझसे बात नहीं करते थे। मुझको बुखार रहने लगा। मेरा स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया। उधर अनुज और लता खुलकर मिलने लगे। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि अब लता ने मेरे कमरे में सोना बंद कर दिया। वह अब अनुज के कमरे में सोने लगी। दफ्तर से अनुज और लता अब देर से साथ साथ आते, कभी कभी इकट्ठे पार्टियों में जाते और रात को बहुत देर से लौटते। मुझको उन्होंने बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। मैं उनकी रंग रलियों को देखती और चुपचाप अंदर ही अंदर घूटती रहती। 1-2 बार मैंने लता को टोका भी, परंतु लता ने उसकी परवाह नहीं की। मेरी सहन शक्ति खत्म होती जा रही थी। रह रह कर मुझको अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। उसने कहा था, लता अब बड़ी हो गई है, मैं उसे अपने पास ना रखूं। कहीं ऐसा ना हो कि वह मेरी सौत बन जाए। मर्द जात का कोई भरोसा नहीं, वह कब कहाँ फिसल जाए कोई कह नहीं सकता। इस बात पर मैंने अपनी माँ को भी फटकार दिया था, पर मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि अनुज इस तरह की हरकत कर सकता है। वह तो उसे बेटी समान समझता था। मुझको बड़ा मानसिक कष्ट था, पर समाज में अपनी इज्जत के खातिर मैं चुप रहती और मन महसूस कर सबको सहे जा रही थी। एक दिन मेरी और अनुज की इसी बात पर बहस हो रही थी, तभी वहाँ लता आ गई। लता को देखते ही मैं बिफर गई और रोते रोते बोली, मुझे क्या मालूम था कि जिसे मैंने बच्ची के समान पाला, आज वही मेरी सौत की जगह ले लेगी। माँ ने ठीक ही कहा था कि मैं जिसे इतनी आज़ादी दे रही हूँ, वह कहीं मेरा घर ना उजाड़ दे। आज वही सब कुछ हो रहा है।
अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। लता से चुप नहीं रहा गया, वह भी बोल पड़ी। दीदी, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, तुमने मुझे पाला पोसा है, पर अब मैं अपना भला बुरा खुद समझती हूँ। तुम्हारे पास समय ही कहाँ है कि तुम अनुज की ज़िंदगी को खुशियों से भर सको। तुमने तो कभी अपनी कोख से जन्मी बच्ची की ओर भी ध्यान नहीं दिया। आराम और अय्याश की ज़िंदगी हर एक गुजारना चाहती है, परंतु तुम्हारी इस खुदगर्जी की ज़िंदगी नहीं। अनुज परेशान और बीमार रहते हैं और उन्हें सहारे की ज़रूरत है। लता के इस उत्तर को सुनकर मैं सकपका गई। अब तक मैं अनुज को ही दोषी समझती थी, परंतु आज तो मेरी बेटी समान छोटी बहन भी बेशर्मी से जबान चला रही थी। अगले दिन ही मैंने उनके जीवन से निकल जाने का निर्णय लिया। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैंने अनुज को क्या नहीं दिया। वह आज भूल गया कि शादी से पहले वह तपेदिक से पीड़ित था। मैंने उसकी हर खुशी को पूरा करने की कोशिश की। मैंने उसके लिए हर चीज़ न्यौछावर कर दी। अपना धन, अपनी भावनाएं, हर चीज़ मैंने उसको अर्पण कर दी। सड़कों पर घूमने वाले बेरोजगार अनुज को मैंने सब सुख दिए। उसने अपनी इच्छा व्यक्त की तो मैंने कहीं से भी धन जुटाकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। मुझे अफसोस इस बात का है कि उसने मेरे साथ यह क्यों किया। मुझे इस तरह जलील करने की उसे क्या ज़रूरत थी। अगर वह एक बार भी कह देता कि वह मेरे से उब गया है, तो मैं खुद ही उसके रास्ते से हट जाती। जब मेरे पास अच्छी नौकरी है, घर है, तो मैं उसके बिना ही ज़िंदगी काट सकती हूँ। और लता, वह तो मेरी छोटी बहन है। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, पर उसे भी कभी माफ़ नहीं कर सकती। उसने सांप की तरह मुझे डस लिया। पता नहीं मेरा घर उजाड़ कर उसे क्या मिला। बुदबुदाते हुए मैं सोफे पर बैठी और बाहर निकल गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।